हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आपको पता है कि हम मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे डिस्कशन कर रहे हैं और मैग्नेटिक फील्ड्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट पे आज हमारा बेटा कौन सा लेक्चर है? हमारा सेकंड लेक्चर है। और अब इस सेकंड लेक्चर में आज हम बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट देखने वाले हैं, दैट इज मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर कैरिंग इलेक्ट्रिक करंट। यानी हमने सबसे पहले एक बार मैं पिछले लेक्चर को क्या कर लूँगा, रिवाइज कर लूँगा। जिनको पिछला लेक्चर देखना है बेटा, सिर्फ पहला लेक्चर है जो आप कर सकते हैं, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है। हमने लॉरेंट्ज फोर्स निकाला था कि टोटल फोर्स जो होता है कोई भी चार्ज पार्टिकल पे, दैट इज एफ नेट, इट इज द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स प्लस कौन सा फोर्स कहा था हमने? मैग्नेटिक फोर्स कहा था। इन दोनों की क्या थी? एडिशन थी। और इसी का आंसर हमारे पास आया था Q इन ब्रैकेट E प्लस V क्रॉस क्या था? B था। आया था हमारा आंसर। तो ये हमारा पिछले लेक्चर का आंसर था। इसको लेके अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम एक्सप्लेन करने वाले हैं। इसको हम एक बार निकाल लेते हैं। आज का हमारा लेक्चर है कि जिसमें हम कैलकुलेट करेंगे मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर विच इज कैरिंग करंट। अब वायर दो टाइप की हो सकती है। एक तो वायर हो सकती है स्ट्रेट वायर, जिसका हम सबसे पहले एक्सप्रेशन लेंगे, जिसकी डायग्राम मैंने निकाली है। स्ट्रेट वायर का आंसर क्या आएगा? तो स्ट्रेट वायर का आंसर आएगा ये। कैसा आएगा हम निकालेंगे। और दूसरा शेप हो सकता है आर्बिट्री शेप। अब आर्बिट्री शेप को क्या कह सकते हैं? एनी शेप। सपोज दिस इज द आर्बिट्री शेप। अब इस पे भी क्या आंसर आएगा उसको भी हमें क्या करना है, इसी लेक्चर में देखना है। बहुत ही आसान है दोस्तों। अब मैं आप सबको कहूंगा गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, जब भी आप देख रहे हैं, जहां से भी आप देख रहे हैं। बेटा आप सबके प्यार की वजह से हम बहुत आगे आ चुके हैं। अब हम क्या करेंगे, हम एक बार डायग्राम की तरफ जाएंगे। मैं ज़्यादा आपको कुछ नहीं कहूँगा। देखिए डायग्राम में एक कंडक्टर मैंने पकड़ लिया है। मैंने क्या कर लिया है? कंडक्टर पकड़ लिया है। आपको कंसेप्ट समझ में आ गया कि हमें पढ़ना क्या है? मैग्नेटिक फोर्स ऑन द वायर विच इज कैरिंग करंट। हम कौन सी वायर को इंडिकेट कर रहे हैं? स्ट्रेट वायर को। तो स्ट्रेट वायर को कंसीडर कर रहे हैं और इस स्ट्रेट वायर में मैंने क्या कर लिया, ये हमारी कंप्लीटली स्ट्रेट वायर हो गई। अब जैसे स्ट्रेट वायर कोई स्ट्रेट वायर हम कंसीडर कर सकते हैं। सपोज हमारे पास एक स्ट्रेट वायर है, सपोज ही इज अवर स्ट्रेट वायर। ऐसे मैंने यहाँ पे क्या कंसीडर कर लिया है? स्ट्रेट वायर कंसीडर की है। इस स्ट्रेट वायर में हो क्या रहा है, ये जो रेड कलर के डॉट्स है, देखिए दो सिंबल्स आप ध्यान में रख लीजिए। रेड कलर के डॉट्स यानी मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? अंदर जा रही है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर। और अगर जीरो ब्लैंक होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ आ रही है? बाहर। इस डॉट के बजाय कभी कभी क्रॉस भी कर सकते हैं। इसका मतलब होता है मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? अंदर जा रही है। तो आप देख लीजिए कि यहाँ पे रेड कलर यानी अंदर जाता हुआ कौन सी फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड है। तो समझ में आ रहा है? इस टाइप से हो जाएगा सब। ओके, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ पेपर, या ऐसे हो जाएगा। एक बार आपको इसे भी देखना पड़ेगा कि हो क्या रहा है एग्जैक्टली। अगर हमने मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ ले ली तो इस डायरेक्शन में कंसीडर क्या कर लेंगे? फोर्स कंसीडर कर लेंगे। देखिए मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे कहाँ पे आ रही है? बाहर की तरफ आ रही है। समझ लीजिए, मैंने अगर पहले अगर बोला होगा कि अंदर की तरफ जा रही है, तो अगर क्रॉस होगा बेटा, क्रॉस, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? अंदर। और अगर डॉट होगा, हम सिंबल्स बदल देते हैं, हम यूज करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ जा रही है? आउट ऑफ द पेपर। यानी यहाँ पे लिख ही लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ पेपर। इट इज मैग्नेटिक फील्ड विच इज आउट ऑफ द पेपर। अब इस मैग्नेटिक फील्ड को फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल लगाइए। बाहर की तरफ आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, इस पे लिखा था करंट, इस पे लिखा था फोर्स। तो ये हो गई मैग्नेटिक फील्ड। इधर जाएगी वेलोसिटी पार्टिकल की, वीडी यानी कौन सी वेलोसिटी? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या? जिस वेलोसिटी से पार्टिकल वायर के अंदर क्या कर रहा है बेटा? मूव कर रहा है। समझ में आ रहा है आपको कि इस डायरेक्शन से उसकी क्या हो जाएगी? वेलोसिटी बन जाएगी। और इस डायरेक्शन पे उस पे कौन सा फोर्स एक्ट होगा? मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा। हमें सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स निकालना है, हमें टोटल फोर्स निकालना नहीं है। यानी मैग्नेटिक फोर्स जो QVB था कि नहीं, तो ये वैल्यू इसकी अब क्या हो जाएगी? हमें लॉरेंट्ज फोर्स भी नहीं निकालना, हमें सिर्फ मैग्नेटिक फोर्स निकालना है कि एग्जैक्टली मैग्नेटिक फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी। तो एक तरफ देख लीजिए, मैं फिर से बोलता हूँ, बाहर की तरफ आ रही है हमारी मैग्नेटिक फील्ड, इस तरफ जा रहा है हमारा पार्टिकल, और इस तरफ उस पर एक्ट होगा फोर्स।
मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, इस तरफ जा रहा है पार्टिकल, इस तरफ जा रहा है फोर्स, तो उस फोर्स को हमें निकालना है। तो आपको समझ में आ गया बेटा कि हमें करना क्या है। तो जल्दी से लाइक कर दीजिए बेटा, और आगे बढ़ेंगे। कमेंट बॉक्स में बताते रहिए कि कैसा लग रहा है लेक्चर, अच्छा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आपको लाइट लग रहा है ना, इसके चमक रहा है कि नहीं चमक रहा है? तो अगर चमक रहा है तो अब देखिए, मैग्नेटिक फोर्स ऑन स्ट्रेट वायर 10 मिनट में हम निकाल लेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। 10 मिनट में बहुत ज़्यादा है बेटा, 5 ही मिनट लगेंगे। हम बहुत प्यार से बढ़ाते हैं। देखिए, अगले 5 से 10 मिनट बहुत ही शांति से देखना है आपको कि हम क्या कर रहे हैं। डायग्राम आपको अगर समझ में आ गई है तो इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर, अंदर की तरफ हमारे पास कौन सी फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड है। ओके, इधर हो रहा है करंट फ्लो। बी इज सॉरी बाहर की तरफ, सॉरी बाहर की तरफ कौन सी फील्ड है? मैग्नेटिक फील्ड हमने निकाली है। दूसरी बात, इधर कौन सा फ्लो हो रहा है हमारे पास? इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। इज द फ्लो ऑफ करंट विथ ड्रिफ्ट वेलोसिटी vd। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का मतलब होता है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, उसमें कोई चेंज नहीं है दोस्तों। वेलोसिटी और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों एक ही होता है। तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ कंडक्शन, कंडक्शन की वेलोसिटी यानी कौन सी वेलोसिटी होती है? ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसे लिखने के लिए इलेक्ट्रॉन मूव इन लेंथ एल ऑफ द वायर, आई इज द इलेक्ट्रिक करंट। अब अगर दूसरा कोई चार्ज इसमें फ्लो होता है इन टाइम t, जिसपे लॉरेंट्ज फोर्स एक्ट होगा। ओके, लेट अस कंसीडर वो दूसरा जो आने वाला चार्ज है, वो चार्ज कौन सा है? Q है। समझ में आ गया? तो Q इज इक्वल्स टू क्या फॉर्मूला बनेगा? IT। T क्या है? T इज द टाइम फॉर विच दैट चार्ज इज फ्लोइंग। ओके, Q इज इक्वल्स टू IT। अब बेटा अगर हम प्रॉपर इक्वेशन निकालने की कोशिश करें तो वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या आएगा? डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर हमें टाइम की वैल्यू निकालनी है, टाइम की अगर वैल्यू हमें निकालनी है तो टाइम इज इक्वल्स टू हम क्या लिख सकते हैं? L अपॉन VD लिख सकते हैं। तो ये आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, आपको डायरेक्ट टेक्स्ट बुक में ये फॉर्मूला मिलेगा जिसमें हम ये लिखते हैं दैट Q इज इक्वल्स टू, पेन बदलता हूं ताकि हमें समझ में आ जाए, I मल्टीप्लाइड बाय L अपॉन VD। ये एक इंपॉर्टेंट टर्म है, आगे आपको समझ में? यानी इसको हम इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं। कैसे क्या आ गया? L अपॉन VD। L इज द डिस्टेंस, V इज टाइम, वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट कितनी है चार्ज की? L, और टाइम कितना है? T। तो यहां से हमने कौन सी वैल्यू निकाल ली? टाइम की वैल्यू निकाल ली। T इज इक्वल्स टू L अपॉन VD। ओके, तो Q इज इक्वल्स टू IL, T के बदले हमने वैल्यू डाली IL अपॉन VD। V इट इज द ड्रिफ्ट वेलोसिटी। अब अगर Q हमारे पास आ गया है तो मैं पॉज नहीं करूंगा, हम कंटिन्यू ही लिखेंगे। तो हम क्या लिख सकते हैं? द मैग्नेटिक फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ज अगर हमें निकालना है, ताकि हम क्या कर सकते हैं? फ्रॉम लॉरेंट्ज इक्वेशन, लॉरेंट्ज इक्वेशन से पकड़ के अगर हम क्या करेंगे? द मैग्नेटिक फोर्स ऑन charge Q from Lorentz force it can be calculated as Fm, जो हमने निकाला था Fm इज इक्वल्स टू क्या निकल सकते हैं? Q इन ब्रैकेट V क्रॉस B। याद है? Q इन ब्रैकेट क्या हो गया? V क्रॉस B। V कौन सी वेलोसिटी होगी बेटा? ड्रिफ्ट वेलोसिटी होगी। Q की वैल्यू क्या डाल सकते हैं आप? IL अपॉन VD, IL अपॉन VD। तो जो सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं उसे सब्स्टिट्यूट कर लीजिए। ये कौन सा फोर्स हो गया? मैग्नेटिक फोर्स हो गया आपका। Q के बदले क्या डाल दिया आपने? तो पेन बदल के ही लिख लेते हैं। Q के बदले लिख लिया हमने IL अपॉन VD। ओके, फ्रॉम इक्वेशन 1। ये कहाँ से ले लिया? फ्रॉम इक्वेशन 1। Q तो चला गया, अब V क्रॉस B है। ओके, V क्रॉस B है, यानी क्या? V क्रॉस B के बजाय हम लिख सकते हैं उसके BV साइन थीटा। क्रॉस प्रोडक्ट है ना, कौन सा प्रोडक्ट है? क्रॉस प्रोडक्ट है। तो उसके बजाय हम क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा। इसका एक्सपेंशन ही होता है कि A क्रॉस B इज इक्वल्स टू AB साइन थीटा या BA साइन थीटा, जैसे भी लिख सकते हैं। तो हम इसे प्रॉपरली अरेंज करेंगे इन टर्म्स ऑफ VB, और हम इसे क्या लिख सकते हैं? BVD इंटू साइन थीटा, और हमें एक चीज लिखनी पड़ेगी, यूनिट वेक्टर ऑफ n। अब यूनिट वेक्टर ऑफ n क्यों है? यूनिट वेक्टर क्यों? तो यूनिट वेक्टर वेयर
लिखे लिखे इसे एक बार हम फिर से लिखेंगे कि n इट इज द यूनिट वेक्टर जो डायरेक्शन इंडिकेट करेगा किसकी, उसके फ्लोइंग की, यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू बी एंड VD। इन दोनों को परपेंडिकुलर ये एक यूनिट वेक्टर रहेगा। जो प्रोडक्ट रहेगा बेटा, जो प्रोडक्ट की जो डायरेक्शन है B क्रॉस V के प्रोडक्ट की डायरेक्शन, इसका तो मैग्नीट्यूड ये मिल जाएगा, लेकिन डायरेक्शन कौन देगा, यूनिट वेक्टर ऑफ n देगा। आ रहा है आपको समझ में? तो ये टर्म आपकी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, दिस इज द मैग्नेटिक फोर्स। तो मैग्नेटिक फोर्स को अगर प्रॉपरली हमें लिखना है, अगर हमें क्या लिखना है, प्रॉपरली अगर लिखना है तो परपेंडिकुलर होगा तो समझो थीटा हमने कंसीडर कर लिया, तो परपेंडिकुलर अगर होगा तो थीटा कितना होगा 90 डिग्री एंड साइन 90 इज इक्वल्स टू क्या हो गया 1। तो आपको अगर ये समझ में आ गया होगा बेटा तो यूनिट वेक्टर लिखने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन एनसीईआरटी में क्या किया गया है, यूनिट वेक्टर लिखा गया है, इसलिए मैंने यूनिट वेक्टर का स्टेप लिख लिया है। तो हम क्या कर सकते हैं, तो ये इक्वेशन ही इतना ही बन जाता है दैट F इज इक्वल्स टू VD क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, बचा क्या I L B इंटू यूनिट वेक्टर। ये आपका आंसर बन गया। ये कौन सा फोर्स हो गया, आपका मैग्नेटिक फोर्स हो गया। ओके, और ये अगर मैग्नेटिक फोर्स अगर हो गया तो IL B इंटू एन दैट इज यूनिट वेक्टर। और अगर ये यूनिट वेक्टर हम कंसिडर नहीं करेंगे, अगर ये परपेंडिकुलर नहीं होगा, तो फॉर जनरल यूज हम मैग्नेटिक फोर्स को क्या लिखेंगे, फोर्स ऑफ मैग्नेटिज्म। इसे वेक्टर में लिखना है आपको, IL क्रॉस B। ये आपका कौन सा फोर्स हो गया, मैग्नेटिक फोर्स। यूनिट वेक्टर क्यों नहीं लिखा, जनरली यूनिट वेक्टर हम कंसिडर नहीं करते। कैसे आया, समझ में आ गया आपको कि इक्वेशन हमने क्या निकाला था, IL क्रॉस क्या बन गया, B बन गया, फिर L क्या है, L कौन सी वेक्टर होगी, लेंथ वेक्टर। L कौन सी वेक्टर बन गया, लेंथ वेक्टर ऑन लेंथ L इज द लेंथ वेक्टर ऑन लेंथ L। एक बार फिर से मैं पूरा एक्सप्रेशन बताता हूं आपको, समझ, एक्सप्रेशन नहीं है, फॉर्मूला है। अब मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला आपके पास कितना आ गया, BIL और IL क्रॉस B। इसे स्केलर में अगर लिखना है, मैं इसको स्केलर में भी लिख लेता हूं ताकि आप स्केलर में कंफ्यूज ना हो जाए। तो स्केलर में इसे लिखते हैं BIL। मैग्नेटिक फोर्स को स्केलर में क्या लिखा जाता है बेटा, BIL लिखा जाता है। हमारे पास एक कंडक्टर था, एक कंडक्टर समझ लीजिए, हमारे पास ऐसा एक कंडक्टर था, इस कंडक्टर को इस ऊपर की डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड ने पकड़ लिया था, यानी फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल ऐसा बन गया सो है। तो थंब क्या इंडिकेट कर रहा था, फोर्स। कौन सा फोर्स था, मैग्नेटिक फोर्स था। तो थंब अगर मैग्नेटिक फोर्स इंडिकेट कर रहा था तो हमें दो चीजें यहाँ पे मिली थी कि हमने अलग चार्ज कंसीडर किया, Q इज इक्वल्स टू IT। देखिए समझ लीजिए, हमारा मैग्नेटिक फोर्स का फॉर्मूला क्या था, BQV, इट इज QV क्रॉस B। ओके, हमने इसे Q की वैल्यू डाली I इंटू T। अब T यानी क्या होता है, टाइम, बट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो टाइम इज इक्वल्स टू क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी। ओके बेटा, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन वेलोसिटी IL अपॉन VD, ये बन गया हमारा Q का फॉर्मूला। ओके, V क्रॉस B। आप कहेंगे सर V क्रॉस B का VB साइन थीटा क्यों नहीं लिखा, BV साइन थीटा क्यों लिखा, बेटा वो तो आंसर है ना, वो तो एक ही है ना, क्योंकि मैंने उसका प्रोडक्ट ले लिया। BV साइन थीटा इसलिए लिखा है ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए, याद रह जाए। VB साइन थीटा याद नहीं रहेगा, एक फ्लो होता है एक्सप्रेशन का। तो BV साइन थीटा इंटू क्या हो जाएगा, N क्या लिख लिया, N इज द यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू V एंड B। सब हमने देखा था कि अगर परपेंडिकुलर होगा तो उसका फ्लो कैसा होगा, ज्यादा होगा। तो अगर परपेंडिकुलर होगा तो थीटा कितना बन गया, 90 डिग्री, साइन 90 कितना बन गया, 1। ओके, देन मैग्नेटिक फोर्स मिल गया IL B इंटू यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर तो जनरली यूज नहीं करते, फॉर जनरल यूज वी कैन यूज IL क्रॉस B, वेयर L इज द लेंथ वेक्टर। L कौन सा वेक्टर बन गया हमारे पास, लेंथ वेक्टर। और इस लेंथ वेक्टर को हमें क्या करना है, ट्रीट करना है। तो जनरली मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स क्या लिखा जाता है, BIL ही लिखा जाता है। ओके बेटा, तो BIL ही इसे लिखा जाता है। तो ये फोर्स आपको याद रखना है हमेशा, अगर स्ट्रेट कंडक्टर होगा तभी,
अगर एनी शेप का कंडक्टर होगा तो क्या फॉर्मूला आता है वो भी देखते हैं 1 मिनट में। लेकिन ये कौन सा कंडक्टर है? स्ट्रेट कंडक्टर। चमक रहा है बेटा? लाइट लग रहा है दिमाग में? कमेंट सेक्शन में बताइए कि लाइट लग रहा है करके, और आगे बढ़ेंगे हम। बहुत ही अच्छे से ख़त्म हो जाएगा ये बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेक्चर है और मैं भी इसे बहुत ही सीरियसली ले रहा हूँ। ओके, तो ये लेक्चर अगर आपका ख़त्म हो जाएगा तो बहुत सारा आपका कॉन्फिडेंस बढ़ने वाला है इस चैप्टर में। ये आप समझ लीजिए। ये आपको समझ में आ गया कि आई एल क्रॉस क्या बन गया? बी बन गया। तो इस लेक्चर से अब हम क्या करते हैं, इस स्ट्रेट कंडक्टर को निकाल लेते हैं। इसी मैग्नेटिक फील्ड में, ऐसे ही एक मैग्नेटिक फील्ड में एनी शेप की वायर रख लेते हैं, आर्बिट्री वायर। ओके बेटा, तो ये याद में ये याद रह जाएगा। लगे तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा, और स्क्रीनशॉट लेके क्या कर दीजिए, आपके नोटबुक में इसे लिखिए, मुझे लिख के भेजिए। अगला आगे बढ़ते हैं, पूछ लेते हैं एक बार। आपको पूछना अच्छा लगता है इसलिए आपके सामने एक बार हम क्या कर लेते हैं, पूछ लेते हैं। ओके ओके ओके, तो सब ठीक समझ में आ रहा है? ओके, आगे बढ़ते हैं। चलिए देखिए, लिख के आ गया अपने हमारे तरफ। अब देखिए, अगर वायर स्ट्रेट नहीं है, इसको आप देखिए एक बार, क्या है मजा इसमें। स्ट्रेट वायर नहीं है तो फ्लेमिंग भैया तो काम में नहीं आ रहे। अगर फ्लेमिंग भैया काम में नहीं आ रहे तो बेटा हमारे पास काम में आएंगे मैथमेटिक्स, न्यूटन भाई साहब। क्यों? क्योंकि जिसको आप स्ट्रेट लाइन में कैलकुलेट नहीं कर सकते उसको आप इंटीग्रेशन से एक सम कर सकते हैं, जिसको हमने यहाँ पे किया है। देखिए, अगर ये वायर है और इस वायर में समझ लीजिए इस ऊपर की तरफ क्या फ्लो हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है। मैग्नेटिक फील्ड है आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। अब इसमें कहाँ पे आप फ्लेमिंग लगाएंगे, तो करंट तो बनेगा ही नहीं इसमें। तो हमने क्या कंसीडर कर लिया, एक स्मॉल डिस्टेंस कंसीडर कर ली। लेट अस कंसीडर डीएल फॉर वेरी स्मॉल लेंथ, और इस पे फोर्स एक्ट हो रहा है, समझ लीजिए एफएम। इसका निकालेंगे और इसके जैसा ही बाकी का कंसीडर कर लेंगे इंटीग्रेट करके। समझ में आ रहा है? यानी समझ लीजिए हम इस डीएल पे निकाल रहे हैं, फिर इस डीएल पे निकालेंगे, फिर इस डीएल पे निकालेंगे, फिर इस डीएल पे, 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 फिर इस, ऐसे सब डीएल पे निकालेंगे। यानी क्या करेंगे, एक डीएल पे निकालेंगे और सब के लिए क्या कर लेंगे, इंटीग्रेट कर लेंगे। जिनको इंटीग्रेशन पहली बार देख रहे हैं, बेटा बहुत बार देखना पड़ता है। तो इंटीग्रेशन क्या करता है, सम करता है, ऐड कर लेता है। इंटीग्रेशन एडिशन करता है, इंटीग्रेशन सबको मिला लेता है। तो हमने क्या किया, अगर छोटा लेंथ है तो उस पर फोर्स भी कैसा होगा बेटा, छोटा ही होगा। अगर लेंथ छोटा है तो फोर्स भी छोटा होगा। उसे हमने लिख लिया डी एफ। हमने पिछले इसमें क्या लिख लिया था, स्ट्रेट वायर के लिए क्या था, आई एल क्रॉस बी। तो लेंथ अगर डीएल है तो इसे डीएल कर लिया। अब कंप्लीट इसमें करने के लिए इसको क्या कर लिया, सिर्फ इंटीग्रेट कर लिया कि इंटीग्रेशन ऑफ डी एफ एम इज इक्वल्स टू एफ एम दैट इज मैग्नेटिक फोर्स, आई डीएल क्रॉस इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्रॉस बी। यानी पूरे वायर पे क्या हो गया, स्ट्रक्चर इंटीग्रेट हो गया। तो टेंशन ही खत्म हो गया। और अगर बी यूनिफॉर्म है तो उसको इंटीग्रेट करने की जरूरत नहीं है। बी यूनिफॉर्म है यानी क्या है कि सब तरफ बी की वैल्यू सेम है, जो यूनिफॉर्म होती ही है। मैक्सिमम टाइम्स आपको बी यूनिफॉर्म मिलेगी। बेटा बी अगर नॉन यूनिफॉर्म हो जाएगी तो 12th का बच्चा उसे सॉल्व नहीं कर पाएगा, बहुत हार्ड हो जाएगा कुछ। तो वो भी हम कराएंगे, टेंशन नहीं है। तो आई इंटीग्रेशन ऑफ डी एल क्रॉस बी, ये बन गया कैसा आपका, एनी शेप मैग्नेटिक फोर्स ऑन एनी शेप ऑफ वायर। यानी आज के लेक्चर को अगर हम समअप कर लेंगे तो हमारा बेसिक फॉर्मूला बनता है मैग्नेटिक फोर्स फॉर करंट कैरिंग वायर, दोनों के लिए वो होता है आई एल क्रॉस बी, वेयर एल इज ऑल्सो वेक्टर एंड बी इज ऑल्सो वेक्टर। ये आपको क्या करना है, याद में रखना है। समझ में आ रहा है? हाँ समझ में आ रहा है तो लिखिए कमेंट सेक्शन में। और बेटा इसको पूरा लिखिए, 2 बार लिखिए, 3 बार लिखिए, 100 बार लिखिए। इसको बहुत बार लिखिए, मुझसे पूछिए, मुझसे झगड़िए, और हम क्या करेंगे आपको अगला लेक्चर इसके बाद में बताएं। समझ में आ गया? चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए भैया, सबको भेजिए। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, हमेशा याद रखिए। ये बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप पढ़ते रहिए, मैं पढ़ाता रहूँगा। थैंक यू।